हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है। तो ये जो कि बोर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है लाइव क्लास में, और अब हम पहुंच गए हैं आपकी अगली क्लास में। और ये हम पहुंच गए हैं विविध उदाहरण, फलन के विविध उदाहरणों पर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि संक्रियाएं जो है, द्विव आधारित संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस, ये बाद में करेंगे। फलन पहले निपटा लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक, दैट्स ओके। और ये खुल गया है पीडीएफ, और ये आ गया है विविध उदाहरण। विविध उदाहरण का नंबर मैं आपको बताऊंगा, और कौन सा सवाल द्विव आधारित संक्रिया पे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में कहीं कहीं पर भाषा की समस्या है, भाषा की समस्या है, और कैसे लिखना है इसमें आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि वो तथ्य उजागर होना चाहिए जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अब शुरू करते हैं। लाइव क्लास का जो टाइम है क्लास 12 का, वो शाम को 7 बजे का रखा है। अभी जो है शाम को 7 बजे का रखा है। शाम को 7 बजे की क्लास आपकी चल रही है। अपनी लाइव क्लास में आएँ, थोड़ा बहुत देखें कि भाई लाइव क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल छोटी मोटी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तरीके बता रहे हैं। बाकी पूरा कोर्स आपके पास रिकॉर्डेड है। ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर है। ठीक, अपना रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ना है, पूरे वीडियो देखने हैं, अपनी कॉपी बनानी है, और अपने सवाल पूरे कर लेने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी 100% करनी है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी की कोई अच्छी सी प्राइवेट किताब खरीद कर अक्टूबर नवंबर के आसपास उसको भी पटक देना है। ठीक, कोई चिंता नहीं करनी है। ओके, डन। बोर्ड हो गया है साफ, क्लीन क्लीन। अब चलते हैं आगे। और ये उठाए गए मार्कर, और ये रखे गए मार्कर, और ये आया लाल रंग का मार्कर। वाह, चलिए। उदाहरण संख्या है 41। ठीक, तो उदाहरण संख्या 41 में सबसे पहले मैं लिख दूं ये तुम्हारा उदाहरण क्या है। उदाहरण है 41, ये रहा, देखो। ठीक, उदाहरण संख्या 41 में यदि R1 R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध हैं, समुच्चय ए में कोई अवयव होंगे तभी तुल्यता संबंध बनाया जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि R1 एवं R2 समुच्चय ए में दो संबंध हैं जो कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ऐसे। तो कह रहा है कि इंटरसेक्शन जो होगा R1 R2 का, वो भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक, सिद्ध कीजिए R1 और R2 का प्रतिच्छेद, उभयनिष्ठ बोल देते हैं जिसको, ठीक, या इंटरसेक्शन बोल देते हैं इसको, भी एक तुल्यता संबंध है। तो ये तुम्हारा सवाल है। ये पूरा सवाल ही मैंने लिख दिया, दैट ऑल की छोटा सा स्टेटमेंट है, और कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। ये लीजिए। ठीक, अब भाषा कैसे दोगे तुम, भाषा की बात करते हैं। भाई भाषा कैसे दी जाएगी इसकी। R1 R2 अगर तुल्यता संबंध हैं ए में, समुच्चय ए में, तो इसका मतलब होगा कि समुच्चय ए के अवयवों में, जो अवयव हम समुच्चय ए में मानेंगे, उनमें कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो माना x, y व z समुच्चय ए के अवयव हैं। तो ये तो बिल्कुल सरल सी बात है, इसमें तो कुछ लगना ही नहीं है, तो सिंपली लिख देना है भाई, क्योंकि तुल्यता संबंध बनाने में 3 की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक, तो R1 R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है। तो पहले क्या कर रहे हैं, अगर R1 को तुल्यता संबंध लिखना चाहते हैं तो R1 में ये चीज़ जरूरी होनी चाहिए। देखो R1 में क्या होना चाहिए, A, A, B, B, C, C, ये होने चाहिए। ये किस संबंध के लिए होने चाहिए बताओ ज़रा, याद करके बताओ। ये होने चाहिए स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य का मतलब अपने आप से संबंध होना चाहिए, अपने आप से संबंध होना चाहिए। ओके, अब एक दूसरे से भी संबंध होना चाहिए। ठीक, यानी इसके बाद A, B, A, ये भी इसमें होने चाहिए। A, B, A, C, A, ये भी होने चाहिए। तो ये जो संबंध है इस तरीके का, उल्टा और सीधा दोनों तरफ से जो बनेगा, इसे कहते हैं सम्मित। ये सम्मित होना चाहिए। सम्मित भी हो गया देखो, क्योंकि जब तक तीनों संबंध नहीं होंगे तब तक तुल्यता संबंध नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक और होना चाहिए, यहाँ कोमा लगा लो बीच में। क्या, A, B, C और C, A, ये भी होना चाहिए। ये क्या है, कह रहा जी इसे कहते हैं संक्रामक। इसे कहते हैं संक्रामक, यानी जो संबंध AB में है वो BC में है तो वो CA में भी होना चाहिए। मतलब संबंध राउंड अप होना चाहिए। संक्रामक का मतलब होता है, ऐसे बना लें A, B, C, तो A का B में, B का C से, तो C का A से भी होना चाहिए। ये संक्रामक है। उल्टा और सीधा हो जाए दोनों में, ये सम्मित है। अपने आप में हो, ये स्वतुल्य है। तो तभी ये R1 जो है तुल्यता संबंध माना जाएगा। तो बात समझ में आ गई। इसी प्रकार कोई दूसरा संबंध है R2। R2 भी कोई ऐसा ही संबंध है। तो इसी प्रकार लिख देंगे सिर्फ R2 भी एक तुल्यता संबंध है। यानी R2 को पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं ऐसे। बात सरल हो गई, बिल्कुल सिंपल हो गया भाई। इसी प्रकार R2 भी तुल्यता संबंध है। अब R1 R2 से जो अवयव आएगा उनमें भी तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो अब लिख देंगे R1 R2, देखो ये सब में आएगा भाई। ये जो अवयव है ये सब में आएगा, क्योंकि R1 में आया है तो R2 में भी आएगा। तो A, A, ये भी आएगा और ये भी आएंगे A, B, B, A, और ये भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब तक कोई संबंध संक्रामक नहीं होगा वो जो है तुल्यता संबंध नहीं होगा उसमें। जिस तरह R1 में आए हैं R2 में भी आएंगे। तो A, B, C और C, A। तो देखो बात कंफर्म हो रही है ऐसे। तो R1 R2 में ये प्रतिच्छेदन है, उभयनिष्ठ है। ठीक, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी दोनों में हो, कॉमन हो। ठीक, तो कुल मिला के R1 R2 में आ गया, अतः R1 R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये देखो, ये बिल्कुल सरल सी भाषा मैंने बना के दी है। ठीक, अगर भाषा को छोटी करना चाहते हो और छोटा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर वो XY मानने पड़ेंगे। XY में बिलोंग्स टू के निशान लगाने पड़ेंगे। R1 R2 बिलोंग करता है, Z इससे बिलोंग करता है, इस तरीके से लिखना। वो भी एक भाषा होती है, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर ये जो भाषा है यह बिल्कुल सरल भाषा है।
ठीक, एनसीईआरटी की जो भाषा है थोड़ी सी मुश्किल है, लिखा ऐसे ही है, एक्स वाई जेड मान लिया, ABC भी मान लेते हैं, पर थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक, चलिए फाइनल हो गया। अब आता है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 42 पे लेते हैं। उदाहरण 42 में क्या है ये बताएंगे। पहले ज़रा इसको साफ कर दें। ये डन हो गया, ओके पक्का, चलिए हटा देते हैं। अब आता है उदाहरण नंबर 42। तो जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप खुद भी उसे पढ़ के कर सकते हैं। तो ये आ गया उदाहरण 42। उदाहरण 42 ये लो। ठीक, क्या कह रहे हैं 42 में, मान लीजिए समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध है। तो पहली बात तो समस्या आ जाएगी भाई, धन पूर्णांकों के ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का ऑर्डर्ड पेयर का एक संबंध है। तो समुच्चय ए कैसा होगा, समुच्चय ए कैसा होगा, समुच्चय ए को अगर लिखूं तो धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म हैं, यानी जैसे 1 2 2 3 3 4, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक समुच्चय है ए। समझ रहे हैं, ओके। अब इसमें एक संबंध है आर एक्स वाई, एक संबंध आर है एक्स वाई और आर यू वी, इस तरीके का एक संबंध है, यानी क्रमित युगों में संबंध है। जैसे इसमें तो कहीं यू वी में संबंध है आगे। ठीक, और ये संबंध इस प्रकार है, ये संबंध किस प्रकार है, एक्स वी इक्वल टू वी, ये संबंध है एक्स वी इक्वल टू वाई यू, इस प्रकार ये संबंध है। इस संबंध की शर्त है, देखो ये ऐसे कंफर्म हो गया। नहीं, जो नंबर यहाँ लगेगा एक्स वाई की जगह पे वो इस समीकरण के अनुसार लगेगा, ये बात भी कंफर्म हो गई। परिभाषित कीजिए कि आर एक, सिद्ध कीजिए, परिभाषित कीजिए जो भी, कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो तुल्यता संबंध में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो खुद के साथ ही संबंध होना चाहिए। मान लीजिए मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ 1 2, तो 1 2 का 1 2 के साथ ही होना चाहिए। तो 1 2 का 1 2 के साथ तो नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक्स वी यू वाई है, एक्स वी यू वाई है। तो अगर मैं कोई नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लूँ, इसको x मान लूँ, देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इसको x मान रहा हूँ और इसको y मान रहा हूँ, पक्का पक्का, ओके। और u x y, अब देखो x और y 2 और 3 हो गए। ठीक, तो u v किसको मानूँ, तो मैं किसी को, अब देखो x के साथ v को गुणा करूँ, अगर x के साथ v को गुणा करूँ तो 4 कर लूँगा, 8 हो जाएंगे। ठीक, गुणा हो जाएगी कितनी, 8, और y कितना, अब ये y 3 है और ये u 9 है, तो ये नंबर फिट नहीं बैठेगा। मुझे ऐसा नंबर लेना है जो इस संख्या के हिसाब से फिट बैठेगा, क्योंकि मैंने कहा ये x ये y, बात को समझना, मैंने कहा 2x है 3y है, तो अगर मैं x को 2 रख दूं, y को 3 रख दूं, तो मुझे इस समीकरण को पूरा करने वाले u और v भी लेने हैं, जबकि मैं जानता हूं इनमें से एक u है एक v है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इस के साथ फिट बैठे। अब जैसे यहाँ 2 और 3 है ना, 2 और 3 है, x 2 है 3 है, तो u v को मैं क्या ले सकता हूँ भाई, यहाँ मैंने x को, आई विल चेंज द पेन, तुम्हारा पेन है वो ले आता हूँ,
मैंने लिखा x को 2, y को 3, ऐसे। तो यहाँ इस समीकरण में डालूँ अगर मैं इस चीज़ को, ये समझ, यहीं से पकड़ना है लॉजिक को। अगर मैं इस समीकरण में डालूँ तो हो गया 2v बराबर 3u। ठीक, तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना है, यानी मैं v को एक ऐसा नंबर लूँ, 6 दूनी 12, 12 हो जाएंगे, और 4 या 12, तो यानी मैं v को 6 ले लूँ और u को 4 ले लूँ, ऐसे यूँ। तो मुझे ये नंबर इस तरीके से लेना पड़ेगा। क्रमित युग्मों का है तो 4 और 6 का नंबर मुझे आगे लेना पड़ेगा जाके, जबकि 4 5 5 6 इस तरीके से लिख रहा हूँ, और अगर 6 और 4 भी इसी में डाल दूँ तब ये हो पाएगा। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने इसमें एक एलिमेंट डाल दिया 4,6 अपनी तरफ से। ये देखिए क्रमित युग्मों को बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं तुल्यता संबंध बनाने की बात कर रहा हूँ, इसमें और इसमें। सबसे पहली बात, इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको मान लिया मैंने u और इसको मान लिया मैंने v। दैट्स ओके, जो इस समीकरण के हिसाब से माने हैं मैंने। ठीक, अब x y और u v में तुल्यता संबंध है, तो कब होगा देखो, अगर मैं लिखूँ 2 3 4 6, तो ये संबंध कैसा होगा, क्योंकि x y u v है, तो ये होगा स्वतुल्य। कैसा होगा बताओ, ये होगा स्वतुल्य। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये तो बराबर है, ये तो इक्वल दे रखे हैं। अब अगर मैं इन्हें पलट के लिख दूं, 3 2 6 4, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सम्मित, ऐसे यूँ। अब अगर मैं इसी तरीके से और नंबर मान लूँ, ए बी मान लूँ, इसमें आगे बढ़ा दूँ बात को, और इसमें आगे कोई क्रम ए बी मान लूँ, ऐसे। ठीक, तो यहाँ की चीज़ को बदल लूँगा, किसकी जगह माना ए, यू की, एक्स ए एक्स बी और वाई ए। ये देखो ये मान लिया, यू की जगह पे क्या मान लिया, जहाँ यू था ए, और वी की जगह पे बी मान लिया। ठीक, क्योंकि ये देखो यही तो था यू जिसको मैंने 4 माना था, सरल हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ 2 3 4 6, 2 3 4 6, और 6 के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ, ये स्वतुल्य है। 2 का मुझे एक्स वाई का मुझे यहाँ पे बदलना पड़ेगा, 2 3, क्योंकि मुझे लेना पड़ेगा एक्स वाई, वाई के साथ मुझे लेना पड़ेगा इस बार यू, एक्स वाई के साथ लेना है यू वी, और यू वी के साथ लेना है ए बी। हाँ, एक्स वाई के साथ लेना है मुझे यू वी, यानी 4 6, और इससे आगे वाले के साथ मुझे लेना है ए बी, ऐसे। ठीक, अब ए बी के साथ 2 3 भी होना चाहिए। ठीक, यानी ए बी के साथ 2 3 भी होना चाहिए। ये आ गया, उल्टा घूम के आ गया। तो 2 3 किसके साथ, एक्स वाई यू वी के साथ, यू वी ए बी के साथ, ए बी एक्स वाई के साथ। तो अब मैं अगर इन नंबरों को, ये कैसा हो गया, ये हो गया संक्रामक। ओके, अब मैं इन नंबरों को अगर वापस एक्स वाई में लिख दूं, तो देखो ये क्या था, ये एक्स था, तो ये हो गया एक्स, और ये हो गया वाई, ये हो गया यू, ये हो गया वी, बराबर हैं, समतुल्य हो गया। इसके बाद सम्मित करना है, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वी, और ये क्या हो गया यू, शाबाश। ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गया यू, और ये वी, और ये फिर से एक्स, और ये फिर से
वाई। ठीक, अब देखो सब कुछ ये भी एक्स वाई में चला गया। ठीक, तो यहाँ पर ये नंबर माने हैं 6 और 4, इन्हें हटा लो, इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तुम जानते हो। ये लो, ये लो, ओके, हो गया। यहाँ पर भी ये चीज़ लिख दी जाए, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, u, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, v, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, x, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, y। बाकी सबको हटा दिया जाए। ये लो, कंफर्म, ये लो, सब कुछ एक्स वाई में हो गया। बात को समझ रहे होंगे कि नंबरों के सहारे हम लोग एक्स वाई तक चले गए, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ होती है। एक्स वाई में संबंध बनाना, फलन लिखना मुश्किल होता है, उलझते हैं हम। तो कुछ नंबरों के सहारे हम एक्स वाई तक चले गए, यानी सवाल की भाषा सिर्फ इतनी है। तो ये जो है, ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ जो है ये चल रही है, पूरी चीज़ क्या, ऐसे कोमा 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 लगाया, फिर यहाँ कोमा लगाया, और यहाँ आके इसको बंद कर दिया, ऐसे। ये पूरी चीज़ एक समुच्चय के अंदर चल रही है। इसमें ये संबंध स्वतुल्य है, हटा दिया, ये संबंध सम्मित है, हटा दिया, ये संबंध संक्रामक है, हटा दिया, ये लो। ठीक, तो अलग अलग तरीक़ों से ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, लिख के बता दिया। ये संबंध कैसा है, सम्मित है, लिख के बता दिया। ये संबंध कैसा है, संक्रामक है, लिख के बता दिया। और बाद में उठा के इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया x, y r u v, ये रहा, देखो। ठीक, फाइनली में लिख दिया r x, y r u, v एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अतः ठीक, तीनों स्टेप लिखने के बाद जो मैंने मिटाए हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, लिखने के बाद ये पद लिख देना है आपको। ठीक, और यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं, इसके साथ ऊपर भी लिख देते हैं कि साहब ये स्वतुल्य है, इसके साथ लिख देते हैं ये सम्मित है, इसके साथ ये संक्रामक है, या तीनों को एक लाइन में लिख के, तीनों को एक एक लाइन में लिख दो अलग अलग, फाइनली ये लिख दो तुल्यता संबंध है। ठीक, तो भाषा जैसे चाहे दे सकते हैं, बात में लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। तुल्यता में 3 संबंध ढूंढने पड़ते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये भी तो कुछ खास सवाल नहीं है। उदाहरण नंबर 43 है, 43 है, 43 ले रहे हैं। फोर्टी थ्री में क्या कह रहे हैं जरा देखें एक बार। 43 उदाहरण है ये 43। ओके, आप पढ़ो एक बार। 43 में क्या है, ये कह रहे हैं x एक समुच्चय है, x में कुछ अवयव हैं, x एक समुच्चय है, और इसमें क्या क्या है भाई, यह है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और ये इसमें सभी इसके अवयव हैं, यानी कुछ प्राकृत संख्याएं हैं। ये लो, ठीक। इसके बाद कहा है x में R1 एक संबंध है, R1 एक संबंध है इसमें, और ये संबंध कैसा है, ये संबंध है x y में
एक्स कोमा वाई में, यानी दो अवयव लिए जाएंगे जिसमें एक्स माइनस वाई 3 से भाज्य है, संख्या 3 से भाज्य है, संख्या 3 से भाज्य है। ठीक, तो ये जो संबंध है ये किस तरह का संबंध है? ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक्स वाई जो है, इसमें 1 4 7 है, 2 5 8 है, 3 6 9 है। संबंध R2 है, एक संबंध और है 1 4 7 में, सिद्ध कीजिए R1 और R2 जो है। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है भाई ऐसे कितने संबंध हैं इसमें जो 3 से भाज्य संख्याओं के लिए हो सकते हैं। ठीक, अब 3 से भाज्य संख्याओं के लिए क्या करें? देखो 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? देखो ये सकता है 4 1, यानी हम R1 में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई लें तो कोई x ले लें, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 4, तो ले लेते हैं 1 और 4, क्योंकि देखा जाए तो 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा जो कि 3 से भाग हो जाएगा। इसके बाद 2 5 ये हो गया, ठीक, ये भी भाग हो जाएगा। इसके बाद 3 6 ये भी भाग हो जाएगा। पक्का समझ रहे हैं बात को? 3 से भाग होने वाले सारे अवयव मैं R1 में डाल दे रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद 4 7 ये भी भाग हो जाएगा। 5 8 ये भी भाग हो जाएगा। 6 9 ये भी भाग हो जाएगा। देखो ये सब जो है भाग हो जाएंगे। और अगर R2 लिख दूं मैं तो ये उल्टा करके लिख देता हूं, 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 ऐसे। ठीक, अब R1 और R2 अगर देखा जाए तो बराबर हैं कि नहीं बताओ? R1 R2 बराबर हैं और उस शर्त को पूरा करते हैं जो 3 से भाज्य होने की शर्त है, क्योंकि सभी में अवयव समान हैं। अवयव इसके अंदर बदले गए हैं। अगर एक समुच्चय के अंदर अवयव बदल दूं तो समुच्चय वही रहता है, ये तुम जानते हो। समुच्चय है, मान लीजिए कोई एक समुच्चय, मान लीजिए ऐसा है A कोमा B, ये समुच्चय है मान लीजिए कोई मेरे पास A, और B है मेरे पास B कोमा A, तो समुच्चय मैं जानता हूं A बराबर B है। ये लो, बात क्लियर हो गई। तो कुल मिला के R1 और R2 बराबर हैं, तो लिख देंगे अतः R1 बराबर R2। बस हो गया, उत्तर फाइनल सिद्ध हो गया। दैट्स ओके। सवाल पढ़ें, समुच्चय बना के दिखा दें, काम खत्म, बराबर हो गए। ओके, चलो आगे चलते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा सा अगर समझ लो तो बड़ा आसान है ये, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ संख्याओं को निकाल के पहचान करके बताना होता है। मुश्किल जो चीज़ें हैं वो भी आगे आएंगी, जो 12वीं के लेवल पर मुश्किल चीज़ें हैं वो भी आगे आएंगी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इक्वेशन, एरिया, इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, बड़ा तकड़ा गणित है। तो अभी तो थोड़ा शुरुआत है, मनोरंजन टाइप चीज़ें हैं, थोड़ी भाषा बना लो, बस हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं 44 में कि एक्स वाई में एक फलन है, एफ एक्स वाई में एक फलन है, और ये बता रहे हैं कि साहब इसकी जांच कीजिए क्या आर जो है
एक तुल्यता संबंध है ना, कुछ ऐसा कह रहा है। देखिए उदाहरण 44, ये रहा, देखो ऐसे, ठीक। तो उन्होंने कहा एफ जो है एक्स वाई में एक फलन है, और फलन है तो संबंध भी है, भाई संबंध से ही फलन बनता है, ठीक। और क्या कहना चाह रहा है कि x में r प्रदत्त एक संबंध है, x में r, ठीक। x में ध्यान रखना, इस x में r एक संबंध है, यानी जहाँ पे समुच्चय x होगा, x के मान होंगे, वहाँ कोई संबंध होगा। तो x में r एक संबंध है, कैसा संबंध है ये है आर ए बी में संबंध है, ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ लिख रहा है एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये इस तरीके से एक संबंध इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, डन करें, जांच करें। ओके, तो बस ये कह रहा है कि क्या ये एक तुल्यता संबंध है, आपको बताना है कि क्या ये एक तुल्यता संबंध है। एफ ए बराबर एफ बी, यानी जो मान ए पे आएगा वही मान बी पे आएगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि एफ ए बराबर एफ ए भी होगा, तो कैसा संबंध हो गया, इससे हो गया स्वतुल्य, ये तो बात पक्की है, स्वतुल्य हो गया। एफ ए बराबर एफ बी होगा, ये कैसा हो गया, ये हो गया सममित। और एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी भी होगा, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया संक्रामक, क्योंकि मान ही रखना है और कुछ नहीं करना। तो लिख देंगे अतः संबंध तुल्यता संबंध है, बस और कुछ नहीं करना। काम खत्म, बस, क्योंकि बता दिया बराबर है, बराबर कई सारे मान बराबर हो सकते हैं, ए बी सी सब बराबर हो सकते हैं, ठीक। तो एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ बी बराबर एफ ए बराबर एफ बी, तो बराबर एफ सी, एक मान और ले लो, तो ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया, ठीक। तो ए और सी भी बराबर हो गए, तभी तो होता है संक्रामक, ठीक। चलिए, यानी जो ए बी में है वही बी सी में है, वही सी ए में है, तो देखो बराबर कर दिया मैंने, तो संक्रामक भी हो गया। ये लो, इजी सिंपल। छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट कर देते हैं। उदाहरण नंबर 44 हो गया। एक बार मैं ना इन सबको लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, आप अपने तरीके से भी इनको लिख के तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, अपने तरीके से लिख लो, अपनी भाषा बना लो, ठीक। ध्यान रखना, किसी प्राइवेट किताब की भाषा मत रखना, किसी प्राइवेट किताब से भाषा नहीं बनानी, थोड़ी बहुत भाषा अपनी बना लो, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की रख लो, बस। एक मैंने तुम्हें नोट्स दे रखा है, पीडीएफ नोट्स, उसमें से भाषा उठा लेना, वो भी गवर्नमेंट का है, वो भी बेसिक सरकार द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम है, वो कुछ पुराना है थोड़ा सा, लेकिन भाषा उसमें साफ सुथरी है, उसको रख लो आप, उसमें से इजी भाषा निकाल लो तुम, अपने तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आया आगे, ये द्विआधारी संक्रियाओं पे सवाल है, जब द्विआधारी संक्रियाएं करेंगे तब इसको पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। उदाहरण नंबर 46 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 46। उदाहरण 46 ये ले लेते हैं, ओके डन। हाँ, समुच्चय ए में स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या
ज्ञात कीजिए सभी एकाकी फलन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, ये कह रहा है साहब इसमें कितने एकाकी फलन हो सकते हैं, एकाकी फलन की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर होता है एक फैक्टोरियल, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो इसमें एकाकी फलन की संख्या कितनी होगी, एकाकी फलन की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी 3 का फैक्टोरियल। तो कितना होता है, 3 गुना 2 गुना 1, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। ठीक, अब तुम सवाल ये करोगे कि साहब ऐसा क्यों, अगर मैं इसमें एक फलन बनाऊं तो कुल कितने फलन बनेंगे जो एकाकी होंगे। ठीक, अगर मैं इससे जुड़ा हुआ एक समुच्चय बनाऊं जिसमें सारे अवयव इसके ले लूं, ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या ले सकता हूं, इसमें एक संबंध बनाता हूं मैं, देखो 1 1 2 2 3 3, देखो ये सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यूं। तो इनसे छांट 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 के मैं फलन बनाऊंगा। अब इसके बाद ये सब ले लिया मैंने, अब 1 2 2 3 3 1, इस तरीके से भी ले सकता हूँ मैं, ठीक, 1 3 भी ले सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे ले ले के मैं मैपिंग बना सकता हूँ स्वयं से स्वयं तक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो पहली मैपिंग बना रहा हूँ, पहली मैपिंग बना रहा हूँ ए से ए में, ए से ए में, ऐसे ए से ए में, ठीक। कार्तीय गुणनफल के अंदर से मैं चीज़ निकाल रहा हूँ, समझ रहे होगे कि आर में सारे लिख दिए मैंने। आर को मैंने क्या लिख दिया, आर को मैंने बना दिया ए गुणा ए, मोटा मोटा मान लेते हैं, ये बना दिया मैंने। और इसके अलावा भी बनाऊँ, पावर सेट बना दूँ इसका, घात समुच्चय, तो सारे उप समुच्चय आ जाएंगे इसके, उसमें जिनमें 2 एलिमेंट होंगे सबको ले लूँगा मैं, ठीक। तो कुल मिला के कार्तीय गुणनफल में 2 एलिमेंट होते हैं, उसको ले लूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 1, और यहाँ पे 1 ले लिया, लो बस कुछ नहीं किया, तो बन गया एक फलन बन गया, देखो लो। दूसरा बना लिया, बात समझ रहे हैं, दूसरा बना लिया 2 2 पर, ये 2 ये 2, ये लो। तीसरा बना लिया 3 3 पर, सब फलन बन रहे हैं, देखो ऐसे, ये बन गया। इसके बाद 1 और 2 पर ले लिया, 1 और 2 पर, ये लिखो, एकाकी फलन बनाना है, और यहाँ भी 1 और 2 ले लिया, ये लो, ये लो। फिर 2 और 3 ले लिया, 2 और 3, और 2 और 3 पर ही बना लिया, ये लो, ठीक। फिर 1 और 3 ले लिया, 1 और 3, और 1 और 3 पर ही बना लिया, ये लो। तो जरा गिन के बताओ कितने हैं, 6 हैं कि नहीं, ठीक। तो कितने बने, 6 बने, सभी शामिल कर दिए गए, 1 भी लिया 2 भी लिया। इसके अलावा 3 पे भी बना सकते हो, सभी अवयवों को लेके एकाकी फलन बनाने हैं तो 3 को लेकर भी बना सकते हो, एक 3 वाले का भी बना लो, ठीक, उसमें से 1 हटा लो, इनमें से 3 वाले का बना लो। तो कुल मिला के एकाकी फलन की संख्या फैक्टोरियल 3 हम रखते हैं, ये है यहाँ पे 6। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ऐसे नहीं देखते, ऐसे गड़बड़ हो जाती है, ठीक, क्योंकि 1 2 3 में एक फलन और बन जाएगा, 3 के 3 एलिमेंट लेके बन जाएगा, ठीक। अब आया 47, अब लेते हैं 47। 47
उदाहरण 47। अब इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए 1 2 3 तब सिद्ध कीजिए कि संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 2 3 हैं और जो स्वतुल्य तथा संक्रामक हैं किंतु सम्मित नहीं हैं। ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिसमें 1 2 और 2 3 हैं। 4 संबंध ऐसे बन सकते हैं जिसमें 1 2 और 2 3 हैं, ठीक। और ये स्वतुल्य और संक्रामक हैं, सम्मित नहीं हैं। तो कुल मिला के कह रहा है कि साहब हमारे पास एक समुच्चय है जो इसमें 1 2 और 3 हैं, और ये कह रहे हैं कि इसमें मुझे संबंध बनाने हैं, कुछ संबंध बनाने हैं ऐसे, मुझे R जो है वो परिभाषित करना है जिसमें 1 2 2 1, जिसमें 1 2 और 2 3 हैं, जिनमें 1 2 एवं 2 3 हैं। बस ऐसे संबंधों की संख्या जो है कितनी है, तो ये कह रहे हैं जी ऐसे संबंधों की संख्या 4 है, ठीक। तो कुल मिला के कितने संबंध बन सकते हैं, अगर आप देखें कितने संबंध बन सकते हैं, यानी जो कार्तीय गुणनफल है इसका जो कार्तीय गुणनफल है वो कितना होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे कार्तीय गुणनफल में। तो कार्तीय गुणनफल में 1 2 2 3 1 1 1 सब इस तरीके से आ सकते हैं। उसमें ऐसे संबंध जिसमें 1 2 और 2 3 हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 को ले लें, 2 3 को ना लें, 1 2 को, ठीक। तो क्या करें, पहला संबंध मान लीजिए R1 बनाना है, तो क्या बना दें 1 2 और 2 1। ये संबंध कैसा है ज़रा बताओ, और एक ले लें 1 1 बस, और 2 2, ये देखो ये रहा। तो ये संबंध कैसा है ज़रा बताओ, 1 1 2 2 स्वतुल्य, 1 2 2 1 सम्मित। ये संबंध है स्वतुल्य एवं सम्मित। सिद्ध हुआ, कन्फर्म हो गया, ओके, ठीक। अब स्वतुल्य को अलग कर लें, सम्मित को अलग कर लें, यानी R2 में सिर्फ ये लिख दें 1 1 और 2 2, बस। ये कैसा है ज़रा इसको देख के बताओ, ये कैसा है, ये है स्वतुल्य, बस, ठीक। अब R3 में क्या लिख दूं, सम्मित लिख दूं 1 2 2 3, तो ये संबंध भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। ये संबंध कैसा है, ये है सम्मित, ठीक। तो अब देखो केवल 1 2 से 2 1 है ना, केवल 1 2 से ये दो संबंध क्लियरली परिभाषित हो गए, दो, और ये दोनों का एक मिश्रण है, ये वाला भी है, ठीक। तो हम कह रहे हैं भाई अलग अलग संबंध हो, सेपरेट संबंध हो, ठीक। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्लियर। अब आगे आगे किसको ले लूँ, 2 3 से, अगर 2 3 लूँ तो मैं 2 3 आना चाहिए, कह रहे 2 3 आना चाहिए, तो 2 3 में भी हो सकता है। 2 3 में क्या होगा, R3 2 2 3 3, ये बन गया। ये कैसा है, ये स्वतुल्य है, ये देखो ये संबंध कैसा है, ये है स्वतुल्य, पक्का, डन। R4 बना लूँ 2 3 3 2, ये कैसा है, ये है सम्मित, ठीक। अब जरा अलग अलग गिन के बताओ कितने हैं जिसमें स्वतुल्य और सम्मित हो, तो इसे हटा दो, ये देखो ये हटा रहा हूँ मैं, ये लो, अकेला संबंध नहीं, बताओ कितने हैं, R1 और ये R2 और ये R3 R4, 1 2
3, 4 ऐसे संबंध हैं जिसमें 1, 2 और 2, 3 है, और ये केवल स्वतुल्य और सम्मित हैं। बात को समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर इसमें से स्वतुल्य और सम्मित संबंध बनाने हैं जिनमें 1, 2 और 2, 3 आया हो। डन हो गया? शाबाश, आगे चलो। अब आया 48। अभी ये 47 था, पता नहीं शायद मैंने 48 लिख दिया, नहीं 47 ही लिखा था। अब कौन पीछे जाके देखेगा वीडियो में, तुम लोग देख लो यार, है ना। मैं तो वैसे भी इस वीडियो में पीछे नहीं जा सकता अब, क्योंकि तो रिकॉर्ड हो रही है भैया। तुम देख सकते हो पीछे जाके कि यहाँ मैंने नंबर क्या लिखा था, है ना। चलिए खैर, अब आता है 48 नंबर। समुच्चय 1, 2, 3 में 1, 2, 2 अंतरिक्ष करने वाले तुल्यता संबंध की संख्या 2 है। ये तो सिंपल है यार, कर लोगे आप। 1, 2, 3 में तुल्यता संबंध में 1, 2 और 2, 1 लाना चाहिए। ऐसे तुल्यता संबंध हैं, बस 2 तुल्यता संबंध होंगे। ठीक, छोड़ो एक यार, कर दूं क्या? चलो कर देता हूँ यार, तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं, कर देता हूँ। लो उदाहरण 48। ठीक, तो ए जो है, कोई ए है 1, 2, 3, इसमें 2 तुल्यता संबंध बनाने हैं जिसमें 1, 2 और 2, 1 हो। ठीक, इसे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं, ये कह रहा 2 ही होगी बस। तुल्यता संबंध बनाने हैं, 1, 2 और 2, 1 होना चाहिए उसमें। ठीक, तो तुल्यता संबंध तब होगा जब संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला संबंध बना लेते हैं R1। तो किस किस से लेके बनाओगे? उसमें तीनों चाहिए, तीनों चाहिए उसमें। तो क्या करें? 1, 1, उसके बाद ये आ गया, देखो 1, 1। ठीक, 1, 1 के बाद ये तो बात कंफर्म हो गई, स्वतुल्य हो गया। 2, 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब क्या करें? अब लिखें 1, 2, 2, 1, सम्मित हो गया। इसके बाद 1, 2, 2, 3, 3, 1, कैसा हो गया बताओ? ये संक्रामक हो गया। लो अब देखो, ये रिपीट हो गया, ये तत्व एलिमेंट रिपीट हो गया है। ठीक, तो एक ही बार लेना होता है, एक ही बार लेना होता है। तो इसे हटा देते हैं, ये देखो ऐसे, बस हो गया, फिनिश, डन। तो कैसा संबंध है? तुल्यता है कि नहीं? कंफ्यूज नहीं, 2 बार लिखना चाहो लिख लो, लो 2 बार लिख दें, कोई खराब संबंध में 2 बार लिख सकते हैं। समुच्चय में वैसे अगर परिभाषित करें 2 बार नहीं लिखा करते, ध्यान रखना, समुच्चय गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए मैंने कहा एप्पल, इस बात को जरा समझ लेना एक बार। एप्पल है, एप्पल के शब्दों का समुच्चय तो क्या होगा? APPLE, ये होगा सही जो है। आगे पीछे कर सकते हो, ए को पहले, पी को पहले, एल को पहले बाद लिख सकते हो, लेकिन पी 2 बार नहीं लिख सकते। कुछ लोग बोल देते हैं कि 2 बार लिख दोगे, नहीं नहीं भाई, गलत हो जाएगा, नियम नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्योंकि तुम्हें याद रखना है, तुम भूल ना जाओ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो यहाँ तुम 2 बार लिख लो, यहाँ कोई गलत नहीं मानेगा, क्योंकि संबंध लिख रहे हो तुम, और संबंध में रिपीट डाल रहे हो। और अगर रिपीट हो रहा है बाद में हटा लो। देखो 1, 2 रिपीट हो गया तो 1, 2 को हटा दो, ये लो, हटा लो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा संबंध R2। अब इसमें 1, 1 ले लिया तुमने, तो क्या ले लें? 2, 2 ले लें। ये देखो 2, 2 ले लिया, इससे क्या हुआ? स्वतुल्य हो गया। ठीक, 1, हमें लेने हैं 1, 2 और 2, 1, 1, 2 और 2, 1, तो लिख लेते हैं 1, 2 और 2, 1, कन्फर्म। सेम कैसा हो गया? सम्मित हो गया। फिर सूर्यों का तो लिख दो भाई, 1, 2, 2, 3 और 3, 1।
ये लो, यानी एक बार स्वतुल्य 1 1 पे ले लिया, एक बार 2 2 पे ले लिया। इसी में 1 2 है, इसी में 1 2 आएगा। अगर 3 3 पे ले लूँगा, ठीक, तो 3 3 पे क्या है, 2 आएगा ही नहीं। 1 2 3 इस तरीके से लिखे गए। तो ये 1 2 फिर से रिपीट हो गया। तो तुल्यता संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। ठीक, अब अगर 3 3 पे लेता हूँ, इस बार क्या 1 2 3 तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। अगर 3 3 पे लेता हूँ तो यहाँ पे 1 2 2 1 नहीं, यहाँ मुझे 2 3 लिखना पड़ेगा। 2 3 3 2, उसमें 1 2 नहीं आएंगे क्योंकि मुझे 1 2 लाना है। तो ये संबंध कैसे हैं, एक संबंध, एक ये है, एक ये है। तो तुल्यता संबंध कितने बने, 2 बने। ओके, चलो शाबाश, आगे बढ़ो। ये द्विधारी पर है, ये भी द्विधारी पर है, कोई ख़ास नहीं है। अब है उदाहरण इतने इतने, उदाहरण नंबर 51। हाँ, ये ले लेते हैं उदाहरण, बढ़िया सवाल है, उदाहरण नंबर 51 ऐसे। ठीक, इस चैप्टर में से सवाल बड़ा आसान आएगा, ध्यान रखना। पढ़ते टाइम ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ये संबंध वो संबंध, ये हो गया ढाई ढाई, वो हो गया ढाई ढाई। इस पर सवाल बड़ा आसान बनेगा, और क्या बनेगा वो दिखेगा पिछले सालों के पेपरों में, आसानी से बन जाएगा। और एनसीईआरटी का उदाहरण इसमें से आ जाता है सिंपल सा, एपेक्स वपेक्स फोग वोग निकालने वाला, बस और कुछ नहीं है, सिंपल। तो इस चैप्टर में टेंशन मत लेना, क्योंकि परिभाषाएं हैं बहुत सारी भाषा इसमें हमें लगानी पड़ती है जब हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन लॉजिक पे सवाल है, और वो लॉजिक बड़ा सिंपल है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, फोग गोप वगैरह निकालने पर ही आता है सवाल, कोई झंझट नहीं है कोई। चलिए, इन्होंने कहा साहब एफ एक्स जो है हमारे पास, ये है साइन एक्स, और जी एक्स हमारे पास ये है कॉस एक्स। ये कह रहा एफ और जी ये एकैकी हैं, ये जो है सिद्ध कीजिए एफ तथा जी एकैकी है, परंतु एफ प्लस जी एकैकी नहीं है। तो पहली बात तो है कि क्या एफ जी एकैकी है, यानी 0 से π/2 तक ही हमें लेना है, तो एक ही मान होगा। यानी x जो हमें लेना है वो लेना है 0 से π/2 तक। तो ऐसे में क्या होगा, एक x पे y का एफ एक्स का एक ही मान होगा। ठीक, और ये दूसरे वाला कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये भी 0 से π/2 तक ही लेना है, ये वाला भी 0 से π/2 तक ही लेना है। तो 0 से π/2 तक तो तुम्हें पता है एक ही मान होना है, नॉट मैटर। ठीक, ये कह रहा है एफ प्लस जी एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। कहाँ पर नहीं है ये बताएंगे, इसी में, इसी डोमेन में, इसी प्रांत में एफ प्लस जी एकैकी नहीं है। तो एफ प्लस जी अगर निकाल के देखें तो एफ प्लस जी होता कितना है, सीधा सीधा निकाल लो। ये तो हम देख लेंगे एक्स, एक एक्स पे इसका एक ही मान है। ठीक, ये तो हम बना के 2-3 मान निकाल के बता देंगे, x1 x2 लिख देंगे, ये तो एकैकी है, दैट इज क्लियर। ठीक, अब ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब साइन एक्स क्या कह रहा है जी, 0 पे जो मान है वही 90 पे है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं इसको कि इसका मान जो 0 पर है, ठीक, तो क्या है x बराबर 0 पर अगर देखा जाए तो कितना मान होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1। और अगर x बराबर π/2 पे देखा जाए तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, और कोस π/2 कितना होता है, 0। तो ये हो गया 1। तो इसका मतलब हो गया f प्लस जी, ठीक, के 2 मान हैं, कि 2 मानों पर, 2x में x के 2 मानों पर इसका एक ही मान है। तो f प्लस जी जो है यहाँ बना लो,
बना के दिखा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, दोनों मान लेंगे। देखो यहाँ मान रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे π/2। समझ में आ गई बात? ये ऐसे। और ये संबंध जो बनाएंगे ये बनाएंगे f + g, फलन, संबंध नहीं फलन। तो 2 पर 1 मान हो गया, जबकि पहले 1 पर 1 मान है। इसका भी ऐसा ही मैप बना के देख सकते हैं। इसका छोटा सा बना दो, 0 पे π/4 पे π/2 पे, ऐसे इसका बना के दो। तो हम जानते हैं कि भाई 0 से 90 तक साइन में 1 पे 1 ही मान होता है, कोस पे 1 ही मान होता है। कोस या साइन रिपीट होते हैं 180 के बाद या 360 के बाद, ये रिपीट होते हैं। साइन तो 180 से 90 से 180 के बीच में भी रिपीट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन पे अगर देखें, साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, ठीक। जबकि कॉस में गड़बड़ है। कॉस कहाँ जाके रिपीट होता है? कॉस 270 माइनस थीटा ये होता है, इसको लिखो साइन थीटा, गलत हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है कि 0 से 90 के बीच में तो रिपीट ही नहीं होता, एक x पे y का एक ही मान होगा। तो ये लिख दो, सिद्ध हुआ, फाइनल। यानी f और g एक ही हैं, एक x पे एक y है, लेकिन जोड़ने पर एक ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फलन का संयोजन करें, अगर फलन का संयोजन करें, उसका फोग निकालें, उसे जोड़ें, उसे भाग करें, तो इसका मतलब होता है कि उसके चलने का तरीका फिर बदल जाता है, पहले वाला नहीं रहता। यानी कहाँ वो किस पर कितना मान उसका रखेगा, वो एक ही होगा, नहीं होगा, बहु एक ही होगा, ये सब दोबारा ठीक से देखना पड़ता है। f एक ही है, g एक ही है, तो f g f प्लस जी f बटा जी एक ही, कुछ पता नहीं चलेगा, उसे निकाल कर ही देखना पड़ेगा। ओके, डन। तो फलन के सारे उदाहरण ले लिए हैं। अब विविध प्रश्नावली में फलन के सारे सवाल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाषा अपने तरीके से बना लेना, लेकिन प्राइवेट किताब से नहीं, सरकारी किताब से बनेगी। मैंने एक नोट्स दे रखा है, वहाँ से बना लेना। और अगर लैंग्वेज लिखने में कोई इशू आ रहा है छोटी मोटी कहीं पे, तो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो लेके कॉपी का भेज देना। पहली बात तो सवाल है, गणित है यार, इसमें भाषा की कोई बात भी नहीं है, सवाल ही करना है तुमको। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड में या कॉम्पिटिशन में इसमें भाषा पे सवाल नहीं आना, सीधा सीधा लॉजिक पे आना है बस। अब देखो इस सवाल में क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, दिखाना ही है बस। इसमें क्या भाषा लगानी है हमको? कोई लगानी। तो भाषा जो लगती है कहीं ना कहीं समुच्चयों में लगती है, और वो बड़ी तंग करती है समुच्चयों की भाषा। उसे एनसीईआरटी से लिख लेना, थोड़ी सी ठीक कर लेना, जितनी कि मैं लिख रहा हूँ इतनी लिख लेना, झंझट भी मत ज़्यादा करना, और उसे थोड़ा सा याद कर लेना, समझ लेना। ओके, क्योंकि 11वीं में समुच्चय सबका खराब ही होता है बच्चे, सबका खराब ही होता है। 12वीं में दिक्कत करता है। समुच्चय से क्या बनाया? संबंध, संबंध से क्या बनाया? फलन। तो 11वीं का समुच्चय और 11वीं का संबंध एवं फलन गड़बड़ ही रहता है। तो उसको फोकस नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना। और यहाँ चूंकि उसकी भाषा इस्तेमाल होगी, भाषा पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे देना है सवाल पे ध्यान। वो सवाल जिसमें भाषा ना हो, वो सवाल जो कि मैंने आसान आसान से करवा रखे हैं, जो कि एनसीईआरटी में उदाहरण के रूप में है, जिसमें भाषा है ही नहीं। तो बिना भाषा का सवाल आएगा 12वीं बोर्ड में और जेईई में। वो भाषा के सवाल 11वीं में आ गए या नहीं आते, तो झंझट में नहीं पड़ना, सीधा सवाल जिसमें भाषा वाला ना हो, सीधा लिखते जाओ, हो जाए बस। ओके, डन। विविध प्रश्नावली में चलते हैं, ठीक, और करते हैं आगे के सवाल। ओके।